चलिए बायोलॉजी में हम लोग आज ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर जो है एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 3 वहीं शुरू करने जा रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। देखो ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर जो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, इसमें हम लोग बेसिकली मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली बात यह है कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। रिप्रोडक्शन से आप क्या समझते हैं? देखिए रिप्रोडक्शन जैसे कि आप 10th क्लास में ही पढ़े होंगे या फिर जानते होंगे कि रिप्रोडक्शन क्या है। इट इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन इंडिविजुअल प्रोड्यूसेस यंग वंस। मतलब वह प्रोसेस जिसमें कोई इंडिविजुअल, जिसमें कोई जीव अपने जैसा यंग वंस प्रोड्यूस करता है, तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? रिप्रोडक्शन कहा जाता है। अब जो रिप्रोडक्शन होता है ये 2 टाइप का होता है। रिप्रोडक्शन सबको पता होगा कि रिप्रोडक्शन कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का। रिप्रोडक्शन जो होता है वह होता है कितने टाइप का? 2 टाइप का। एक को कहा जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक को कहा जाता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब ये बेसिक बातें हैं, पहले से पता होगा आपको कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। इन विच two parents involved are called sexual reproduction and in which only one parent involved is called asexual reproduction। पहली बात कि ये जो होता है ये कैसा होता है? बाई पेरेंटल, मतलब इसमें 2 पेरेंट भाग लेते हैं। और ये जो होता है ये कैसा होता है? यूनी पेरेंटल, मतलब इसमें एक ही पेरेंट भाग लेता है। दूसरी बात कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें गैमिट फॉर्मेशन होता है। गैमिट फॉर्मेशन होता है और इसके अलावा गैमिट का फ्यूजन होता है। गैमिट का फॉर्मेशन होता है और क्या होता है? गैमिट का फ्यूजन होता है। जबकि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमिट का फॉर्मेशन और फ्यूजन नहीं होता है। ठीक है, मतलब गैमिट तो बनता ही नहीं है तो फॉर्मेशन भी नहीं होता है और फ्यूजन भी नहीं होता है। तो ये कुछ बेसिक मतलब रिप्रोडक्शन के बारे में बेसिक बातें हुई कि रिप्रोडक्शन क्या है। तो लिख सकते हैं आप लिखना चाहे तो, इट इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एनी यंग वंस प्रोड्यूसेस any individual produces young ones similar to itself। क्या बोलेंगे कि it is a biological process in which any individual produces young ones similar to itself। मतलब एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस जिसमें कोई इंडिविजुअल अपने जैसा यंग वंस प्रोड्यूस करता है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन कहते हैं। रिप्रोडक्शन कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का। कौन कौन? एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जिस रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट भाग लेते हैं उसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमिट का फॉर्मेशन और फ्यूजन भी होता है। जिसमें एक पेरेंट भाग लेता है वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें गैमिट का फॉर्मेशन और फ्यूजन नहीं होता है। अब यहाँ बात ये होता है कि वाई रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल, वाई रिप्रोडक्शन हैपन्स, व्हाट इज द नीड ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, रिप्रोडक्शन का क्या नीड है? रिप्रोडक्शन क्यों होता है? देखो रिप्रोडक्शन क्यों होता है, अभी हम लोग को पता है कि इस धरती पर कोई भी जो इंडिविजुअल है, कोई भी जो जीव है, कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है, क्या वो इमोर्टल है, अमर है? नहीं। हर एक जीव को एक न एक दिन क्या हो जाना है? मर जाना है। मतलब कि हर एक जीव का एक लाइफ स्पैन होता है। एक टर्म है, इसको बोलते हैं लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन क्या है? लाइफ स्पैन क्या है? लाइफ स्पैन इज इट इज़ पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म के जन्म से लेकर उसके प्राकृतिक मृत्यु, जिसको नेचुरल डेथ होता है, उस पीरियड को क्या कहा जाता है? लाइफ स्पैन कहा जाता है। लाइफ स्पैन क्या है? इट इज़ पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म के बर्थ से लेकर नेचुरल डेथ का जो टाइम पीरियड है उसी को बोलते हैं लाइफ स्पैन। अगर लाइफ स्पैन हम देखें तो ह्यूमन का जो मैक्सिमम लाइफ स्पैन है वो कितना होता है? अप्रॉक्स 100 ईयर्स। अगर हम बात करें, मान लो कि अगर हम किसी बैक्टीरिया का, तो उसका होता है लगभग कुछ घंटे होता है। उसके अलावा अगर हम बात करें, मान लो बनियान ट्री बरगद का पेड़, तो इसका कितना होता है? 200 to 300 ईयर्स। मान लो अगर हम बात कर रहे हैं
पीपल ट्री, तो पीपल ट्री जो होता है उसका लाइफ स्पान होता है 2000 to 3000 ईयर्स। अगर हम मान लो बात करते हैं रेड वुड ट्री, तो रेड वुड ट्री जो है उसका लाइफ स्पान जो है वो होता है 3000 से 4000 साल। उसी तरह से अगर हम बात करते हैं मान लीजिए कि क्रो का, तो क्रो का जो लाइफ स्पान है वो होता है लगभग 15 ईयर्स। अगर हम मान लो बात करते हैं पैरोट का, तो पैरोट का जो लाइफ स्पान है ये होता है 140 ईयर्स। अगर हम बात करते हैं क्रो, पैरोट, अगर हम मान लो बात करते हैं टर्टस का, तो ये होता है 150 to 300 ईयर्स। तो यहाँ पर एक चीज़ देखिए कि सबसे ज़्यादा जो लाइफ स्पान है प्लांट में वो किसका लिखा हुआ है, रेडवुड ट्री का। ठीक है, हालांकि रेडवुड ट्री से भी ज़्यादा होता है एक प्लांट का, उस प्लांट का नाम है लैरिया ट्राइडेंटाटा। क्या नाम है उसका, लैरिया ट्राइडेंटाटा। लैरिया ट्राइडेंटाटा जो होता है इसका जो लाइफ स्पान है ये होता है 11,330 ईयर्स। किसका, लैरिया ट्राइडेंटाटा का जो लाइफ स्पान है वो कितना होता है 11,330 ईयर्स होता है। ठीक है, पैरोट कितना होता है 140 ईयर्स, टर्टोइस कितना होता है 150 to 300 ईयर्स, लैरिया ट्राइडेंटाटा कितना होता है 11,330 ईयर्स होता है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो मतलब सबसे ज़्यादा जो लाइफ स्पान है किस प्लांट का होता है, लैरिया ट्राइडेंटाटा का। वैसे ही सबसे अधिक जो लाइफ स्पान है वो किस बर्ड का होता है, पैरोट का। और सबसे लाइफ स्पान जो है वो किस एनिमल का होता है, टर्टस का, टर्टोइस का। और उसके बाद अगर हम देखें तो एनिमल में सबसे अधिक होता है टर्टोइस का, बर्ड में सबसे अधिक होता है पैरोट का, और प्लांट में सबसे अधिक होता है किसका, लैरिया ट्राइडेंटाटा का। लेकिन क्या कोई भी इमोर्टल है, कोई ऐसा है जो मरता नहीं, सब मरता है, सबका एक लाइफ स्पैन होता है। मतलब कि अगर इस अर्थ पे रिप्रोडक्शन नहीं हो तो क्या होगा, एक ना एक दिन पूरा लाइफ ख़त्म हो जाएगा, सब लोग मर जाएगा। मतलब जितना एनिमल है, जितना प्लांट है, सबका एक लाइफ स्पैन है, उसके बाद उसको मरना है। हालांकि जो ऑर्गेनिज्म में बाइनरी फ्यूजन करते हैं, बाइनरी फ्यूजन के द्वारा रिप्रोडक्शन करते हैं, उनको इमोर्टल माना गया है कि वो अमर है। उनके अलावा बाकी जो भी एनिमल हैं, ठीक है, वो सभी कैसे हैं, वो सभी के सभी जो हैं वो मोर्टल हैं। एनिमल है, जो भी प्लांट है वो मोर्टल है, उनके एक दिन मरना है। तो यही बात आता है कि व्हाट इज़ द नीड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो व्हाट इज नीड ऑफ रिप्रोडक्शन, द नीड ऑफ रिप्रोडक्शन, व्हाट इज इट्स इंपॉर्टेंस, वाई रिप्रोडक्शन एसेंशियल। आ सकता है क्वेश्चन कि डिफाइन रिप्रोडक्शन एंड वाई रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल। तो लिख सकते हैं कि इट इज एसेंशियल, इट इज एसेंशियल to continue, it is essential to continue life on earth। मतलब अर्थ पे लाइफ कंटिन्यू रखने के लिए रिप्रोडक्शन जो है एसेंशियल है, इट इज एसेंशियल टू कंटिन्यू लाइफ ऑन अर्थ। अर्थ पे जो लाइफ को कंटिन्यू रखने के लिए जो है रिप्रोडक्शन एसेंशियल है। तो यही बात था कि वाई रिप्रोडक्शन एसेंशियल। अभी हम लोग पढ़े रिप्रोडक्शन क्या है, फिर पढ़े कि रिप्रोडक्शन कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का। फिर पढ़े कि रिप्रोडक्शन क्यों एसेंशियल है, तो अर्थ पे लाइफ का एग्जिस्टेंस बनाए रखने के लिए। फिर पढ़े कि लाइफ स्पेन क्या होता है। लाइफ स्पेन होता है किसी भी एनिमल या प्लांट के बर्थ से लेकर नेचुरल डेथ का जो पीरियड होता है उसी को लाइफ स्पेन कहते हैं। उसके बाद पढ़े कि लाइफ स्पेन जो होता है किस एनिमल का कितना होता है, उसमें हम लोग प्लांट का और एनिमल का और कुछ बर्ड का देखें। ठीक है, देखिए अब आगे हम लोग पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। ठीक है, आगे हम लोग जो टॉपिक है ये होगा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फिर फर्टिलाइजेशन, और फिर मतलब कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होता है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट क्या होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए 1 by 1 शुरू करते हैं टॉपिक अपना। टॉपिक है मेल, टॉपिक है मेल रिप्रोडक्टिव, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नहीं, इसको बनाते हैं इसको।
इसमें इसको बनाकर और इसको लेबलिंग करने के लिए भी जो है एग्ज़ाम में आता है हमेशा। ठीक है, तो इसमें अगर नाम लिखना चाहें तो इसको बोलते हैं यूरेटर। ओके, दिस इज कॉल्ड व्हाट? दिस इज कॉल्ड यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, इसको बोलते हैं सेमिनल वेसिकल। इसको बोलते हैं, यहाँ पर ये हो गया स्क्रोटम, ये हो गया टेस्टिस, ये हो गया एपिडिडाइमिस। ठीक है, उसके बाद इसमें ये टेस्टिस हो गया। उसके बाद इसमें ऊपर जो एक डक्ट गया हुआ है इसको बोलते हैं वास डिफरेंस। वास डिफरेंस ऊपर आके मिल गया साइकिल में। फिर यहाँ पर जो है इसको बोलते हैं इजैकुलेटरी डक्ट। उसके बाद इसमें देखा जाए इसके बाद यहाँ पर ये जो ग्लैंड है इसको बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। उसके बाद ये जो है इसको बोलते हैं बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड या फिर इसी को काउपर्स ग्लैंड भी कहते हैं, काउपर्स ग्लैंड। उसके बाद ये होता है यूरेथ्रा। तो दिस इज द फिगर ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव, दिस इज द फिगर ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, अब देखिए इसमें हम लोग को बेसिकली पढ़ना किसके बारे में है? बेसिकली हम लोग को पढ़ना है डिटेल से टेस्टिस के बारे में, क्योंकि इसमें बाकी जितने भी ऑर्गन्स दिख रहे हैं उन सबको कहते हैं सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर या सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन। और जो टेस्टिस है इसको बोलते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन या फिर इसको बोलते हैं प्राइमरी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि जो ह्यूमन मेल का सिस्टम है इसके दो पार्ट हम कर सकते हैं। एक हो जाएगा यहाँ पे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, ये कौन हो जाएगा? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है इसमें कौन आता है? इसमें आता है टेस्टिस। उसके बाद होता है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन जो है इसमें फिर दो तरह के ऑर्गन आएंगे। कौन कौन? एक आएंगे कुछ ट्यूब्यूल्स और उसके अलावा कुछ आएंगे यहाँ पर ग्लैंड्स। ट्यूब्यूल्स जो है इसमें कौन कौन आएगा? ट्यूब्यूल्स में आएगा आपको रेटे टेस्टिस, ठीक है, और आएगा वासा इफ्रेंसिया, वासा इफ्रेंसिया, और आएगा वास डिफरेंस, वास डिफरेंस, और आ जाएगा इजैकुलेटरी डक्ट, इजैकुलेटरी डक्ट, और आ जाएगा यूरेथ्रा। ग्लैंड की बात करें तो ग्लैंड तीन टाइप का हो जाएगा। एक हो जाएगा सेमिनल वेसिकल, और हो जाएगा प्रोस्टेट ग्लैंड, और हो जाएगा बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। तो ये पूरे के पूरे हमारे स्ट्रक्चर्स हुए, ऑर्गन्स हुए जो कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पाए जाते हैं। कौन कौन होता है? देखिए
दो तरह में हम बांट सकते हैं। जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसको हम दो तरह से बांट सकते हैं। एक हो गया प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, एक हो गया सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में कौन आता है? टेस्टिस। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में कौन आता है? तो कुछ ट्यूब्यूल्स आते हैं और कुछ ग्लैंड्स आते हैं। ट्यूब्यूल्स कौन कौन है? तो रेटे टेस्टिस, ये सब जो है रेटे टेस्टिस, वासा एफ्रेंसिया, ये दोनों टेस्टिस के अंदर होते हैं। वास डिफरेंस तो दिख रहा है बाहर है। इसके अलावा यहाँ पर हम एपिडिडाइमिस भी लिख सकते हैं। एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस, जो एपिडिडाइमिस है ये भी क्या हुआ? ये भी यहाँ से निकला हुआ है। तो रेटे टेस्टिस, वासा एफ्रेंसिया, उसके बाद है एपिडिडाइमिस, उसके बाद वास डिफरेंस, इजैकुलेटरी डक्ट और यूरेथ्रा। ग्लैंड्स जो हैं वो सेमी वेसाइकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बोरेथ्रल ग्लैंड। यहाँ पर जो प्रोस्टेट ग्लैंड है ये सिंगल होता है, लेकिन सेमिनल वेसाइकल और जो बल्बोरेथ्रल ग्लैंड है ये दो दो होते हैं, मतलब पेयर में होते हैं। तो यहाँ पर ठीक है, तो ये हम लोग पढ़े अभी। अब लोग बेसिकली पढ़ना है किसके बारे में? पढ़ना है टेस्टिस के बारे में, डिटेल से पढ़ना है। तो टेस्टिस के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए टेस्टिस जो है, इसको हम बोले अभी कि टेस्टिस जो है ये कहाँ होता है? टेस्टिस बॉडी के बाहर एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में होता है, और वो जो सैक लाइक स्ट्रक्चर है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं स्क्रोटम। जो सैक लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें वन पेयर ऑफ टेस्टिस लोकेटेड होता है, तो वो जो सैक लाइक स्ट्रक्चर क्या बोलते हैं? स्क्रोटम। अब जो टेस्टिस होता है वो ओव्यूलर होता है, ठीक है, मतलब ओव्यूल के शेप का होता है कुछ ऐसा। टेस्टिस जो होता है ओव्यूलर इन शेप होता है, ठीक है, ओव्यूलर इन शेप होता है। उसके बाद इसमें बीच में ये, इसको बोलते हैं मेडिस्टेनम। इसको क्या बोलते हैं? मेडिस्टेनम। उसके अलावा क्या है कि इसमें बहुत सारे चैम्बर्स होते हैं। देखिए इसमें जो दो ऊपर में जो लेयर दिख रहा है, थोड़ा सा ये दूर हो गया है लेयर, दो एक्चुअली डबल मेम्ब्रेन होता है जो इसको इनक्लोज किया रहता है, ऐसे बना सकते हैं इसको। तो यहाँ पर जो दो यहाँ पर जो लेयर दिख रहा है, तो इसमें से एक को बोलते हैं टूनिका एल्बुजिनिया, एक को क्या बोलते हैं? टूनिका एल्बुजिनिया, और एक को बोलते हैं टूनिका वैजिनलिस, एक को बोलते हैं टूनिका वैजिनलिस, एक को बोलते हैं टूनिका एल्बुजिनिया और एक को क्या बोलते हैं? टूनिका वैजिनलिस बोलते हैं। बीच में एक वाल है जिसको दो पार्ट में सेपरेट किया हुआ है, उस वाल को क्या कहते हैं? मेडिस्टेनम। दो पार्ट में सेपरेट किया हुआ है, और यहाँ पर कुछ लोब्यूल्स, कुछ छोटे छोटे लोब्यूलर स्ट्रक्चर होते हैं, इनको बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल। इनको क्या कहा जाता है? टेस्टिकुलर लोब्यूल। जो कितना होता है? अप्रॉक्स 250 होता है, 250। मतलब कि टेस्टिस के अंदर पूछे कोई कि टेस्टिकुलर लोब्यूल कितने होते हैं? 250 जो है टेस्टिकुलर लोब्यूल टेस्टिस के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। 250 जो टेस्टिकुलर लोब्यूल हैं, उन लोब्यूल्स में कुछ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं। लोब्यूल्स के अंदर कुछ ट्यूबुलर, मतलब ट्यूब की तरह कुछ स्ट्रक्चर होते हैं जो एक या तीन हो, किसी में एक, किसी में दो, किसी में तीन। इनको बोला जाता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। जो कितना होता है? 1 से 3 होता है, मतलब किसी में एक हो सकता है, किसी में 2 हो सकता है और किसी में 3 स्ट्रक्चर हो सकता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हो सकता है, ठीक है। अभी जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, अगर इसको हम देखें तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल दो तरह के सेल्स से मिलकर बना होता है। एक को कहा जाता है मेल जर्म सेल और एक को कहा जाता है सर्टोली सेल। मतलब कि जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है उसमें कितने टाइप के सेल होते हैं? 2 टाइप के। एक को कहा जाता है मेल जर्म सेल और एक को क्या कहा जाता है? सर्टोली सेल कहा जाता है। मेल जर्म सेल को स्पर्मेटोगोनिया भी कहा जाता है। मेल जर्म सेल को क्या कहा जाता है? स्पर्मेटोगोनिया, या फिर इसको बोलते हैं मेल जर्म सेल, या फिर इसी को क्या कहते हैं? सर्टोली सेल भी कहते हैं। अब देखिए, तो अभी तो देखो क्या क्या देखें। देखिए कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसमें 2 तरह के ऑर्गन्स होते हैं। कौन कौन? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, एक कौन होता है? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन किसे कहते हैं? टेस्टिस को। इसके अलावा जितने भी ऑर्गन्स हैं उन्हें क्या कहते हैं? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के। कौन कौन? ट्यूब्यूल्स होते हैं, कुछ ग्लैंड्स होते हैं। ट्यूब्यूल्स कौन कौन होते हैं? तो रेटे, टेस्टिस, वासा एफ्रेंसिया, वास डिफरेंस, ठीक है, एपिडिडाइमिस, इजैकुलेटरी डक्ट, यूरेथ्रा, ये सब ट्यूब्यूल्स हैं। ग्लैंड्स कौन कौन होते हैं? तो सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बोरेथ्रल ग्लैंड, ये सब जो है ग्लैंड्स हैं, ठीक है।
उसके बाद हम बात किए टेस्टिस के बारे में। टेस्टिस में कितना लोब्यूल होता है, तो 2 लोब्यूल। ऊपर वाले को क्या कहते हैं, ऊपर को बोलते हैं टुनिका एल्बोजिनिया, नीचे वाले को क्या कहते हैं, टुनिका वेजिनलिस कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्या होते हैं, कुछ लोब्यूल्स होते हैं जिन्हें कहते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल। टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर, टेस्टिकुलर लोब्यूल कितना होता है, 250। टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर क्या होता है, कुछ ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर होता है जिन्हें क्या कहते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कहते हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो होता है वह कितना होता है, तो 1 से 3 होता है, ठीक है। और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में कितने तरह के सेल होते हैं, 2 तरह के सेल होते हैं। कौन कौन, एक होता है मेल जर्म सेल और एक कौन होता है, सर्टोली सेल। अब ध्यान से सुनिए, इसके अलावा जो टेस्टिकुलर लोब्यूल है वहाँ पर कुछ सेल्स और होते हैं, मतलब कि ट्यूब्यूल को, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को छोड़ दिया जाए तो कुछ सेल और होते हैं जिन सेल्स को कहा जाता है इंटरस्टिशियल सेल। उनको क्या कहा जाता है, इंटरस्टिशियल सेल, या फिर इनको कहा जाता है लीडिंग सेल। क्या कहते हैं इनको, इंटरस्टिशियल सेल, ये क्या कहते हैं, लीडिंग सेल। मतलब कि पूछेगा कि टेस्टिकुलर लोब्यूल में कितने तरह के सेल्स होते हैं, 3 तरह के। कौन कौन, मेल जर्म सेल, सर्टोली सेल और कौन होता है, लीडिंग सेल। 3 तरह के सेल होते हैं कहाँ पर, टेस्टिकुलर लोब्यूल में। फिर से सुनो, टेस्टिस को क्या बोलते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। टेस्टिस के अंदर कितने लोब्यूल्स, 250। टेस्टिस जो होता है उसमें लोब्यूल्स में, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स जो है उसमें कितने होते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल 1 से 3। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो होता है वो कितने तरह के उसमें सेल्स में उसमें पाए जाते हैं, 2 तरह के सेल। कौन कौन, मेल जर्म सेल और एक कौन होता है, सर्टोली सेल होता है। उसके बाद देखें कि उसके अलावा जो टेस्टिकुलर लोब्यूल है उसमें कुछ सेल्स और भी पाए जाते हैं। उन सेल्स को क्या कहा जाता है, उन सेल्स को कहा जाता है इंटरस्टिशियल सेल या फिर लीडिंग सेल। मतलब यहाँ पर हमको ये बात समझ में अभी तक आ गया है कि टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर, टेस्टिकुलर लोब्यूल कितने होते हैं, फिर से बोलो, 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल होते हैं। 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल होते हैं। और जो टेस्टिकुलर लोब्यूल है उसके अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कितना होता है, तो 1 से 3। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में कितने टाइप के सेल होते हैं, 2 टाइप के सेल होते हैं। कौन कौन, एक होता है सेमिनिफेरस, एक होता है मेल जर्म सेल और एक कौन होता है, सर्टोली सेल। उसके अलावा कुछ सेल्स और भी होते हैं जिन्हें क्या कहते हैं, जिन्हें कहते हैं लीडिंग सेल या फिर इंटरस्टिशियल सेल। मतलब कि 3 तरह के सेल टोटल होते हैं किसमें, यहाँ पर, मतलब कि टेस्टिकुलर लोब्यूल में 3 तरह के सेल कौन कौन से हैं। पहला है मेल जर्म सेल, एक कौन है, मेल जर्म सेल। दूसरा है सर्टोली सेल, और तीसरा है लीडिंग सेल। एक कौन है, मेल जर्म सेल, एक कौन है, सर्टोली सेल और एक कौन है, लीडिंग सेल। मेल जर्म सेल को क्या कहा जाता है, मेल जर्म सेल को कहा जाता है स्पर्मेटोगोनियम। सर्टोली सेल जो होता है ये और ये तीनों इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है इंटरस्टिशियल सेल। इंटरस्टिशियल सेल। देखो तो यहाँ पर जो मेल जर्म सेल होता है, मेल जर्म सेल का क्या काम होता है, तो मेल जर्म सेल का काम होता है स्पर्म फॉर्मेशन करना। मतलब जो स्पर्म का फॉर्मेशन है वो कहाँ होता है, किस किस सेल से होता है, मेल जर्म सेल से या स्पर्मेटोगोनिया सेल से। स्पर्मेटोगोनिया से या फिर मेल जर्म सेल से ही स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। जो सर्टोली सेल है इसका काम क्या होता है, जो स्पर्म बना है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। सर्टोली सेल क्या करता है, स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। जो लीडिंग सेल होता है इसका काम होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सिक्रीट करना। कौन हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन। मतलब कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है ये किस से सिक्रीट होता है, लीडिंग सेल से। तो 3 सेल हुए, 3 सेल कौन कौन से हुए, 3 सेल में से एक हुआ मेल जर्म सेल, एक हुआ सर्टोली सेल, एक हुआ लीडिंग सेल। मेल जर्म सेल क्या करता है, स्पर्म फॉर्मेशन करता है। सर्टोली सेल क्या करता है, स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। लीडिंग सेल क्या करता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सिक्रीट करने का काम करता है। सर्टोली सेल जो है स्पर्म जो बना है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करता है। तो यहाँ तक ये बात खत्म हुआ। अब हम लोग ये पढ़ेंगे कि मेल जर्म सेल जो है उससे स्पर्म का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो हाउ डज द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म टेक्स प्लेस थ्रू द मेल जर्म सेल। ठीक है,
तो देखिए, तो अब इसमें भी समझ गया, ये टेस्टिस है, टेस्टिस के ऊपर कितने लेयर हैं, तो 2 लेयर। टेस्टिस के अंदर ही देखो जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, यहाँ पर जब बन रहा है, जब स्पर्म बन रहा है किस सेल से, मेल जर्म सेल से, तो जो स्पर्म बन रहा है वो स्पर्म किसी डक्ट के थ्रू कलेक्ट किया जा रहा है, उन डक्ट को कहा जाता है रेटेड टेस्टिस। उसके बाद जो रेटेड टेस्टिस है ये आपस में मिलकर बनाते हैं वासा इफ्रेंसिया। वासा इफ्रेंसिया यहाँ से आगे बढ़ा तो कुछ मिल के बना वास डिफरेंस। वास डिफरेंस यहाँ से सॉरी देखो यहाँ से क्या हुआ, कुछ यहाँ पर डक्ट निकले, स्पर्म फॉर्मेशन कहाँ हुआ, स्पर्म फॉर्मेशन हुआ मेल जर्म सेल में। स्पर्म फॉर्मेशन कहाँ हुआ, मेल जर्म सेल में। उसके बाद मेल जर्म सेल से उसको लेकर बाहर कौन निकला, रेटेड टेस्टिस। अब कुछ रेटेड टेस्टिस आपस में मिलकर क्या बनाएगा, वासा इफ्रेंसिया। वासा इफ्रेंसिया आपस में मिलकर जब बाहर निकलेगा तो यहाँ पर जो होता है इसको क्या बोलते हैं, एपिडाइमिस। मतलब देखो यहाँ पर रेटेड टेस्टिस मिलके क्या बनाया, वासा इफ्रेंसिया। वासा इफ्रेंसिया बाहर निकला तो पूरा एकदम एक क्वाइल्ड स्ट्रक्चर बना, उसको क्या बोलते हैं, एपिडिडाइमिस। उसके बाद एपिडिडाइमिस से एक ग्लैंड ऊपर गया, मतलब एक ट्यूब्यूल ऊपर गया, उस ट्यूब को क्या बोलते हैं, वास डिफरेंस। ठीक है, वास डिफरेंस जाकर जब इसमें सेमनी से कोई फ्लूइड आकर मिल गया तब इसको क्या कहते हैं, इजेकुलेटरी डक्ट। इजेकुलेटरी डक्ट आकर मिल गया किसमें, ये आकर मिल गया इसमें यूरेथ्रा में। ठीक है, और फिर यूरेथ्रा से, यूरेथ्रा इज अ कॉमन पैसेज फॉर, यहाँ पर यूरिन है यूरिन ब्लैडर में, तो यहाँ से यूरिन और यहाँ से यूरेथ्रा, वो दोनों जो है इसके थ्रू बाहर निकलते हैं। मतलब यूरेथ्रा इज द कॉमन पैसेज फॉर स्पर्म दैट हैज बीन बीइंग सीमेन। यहाँ से जब ऊपर आया है, जब इसमें ये मिल गया है, ये मिल गया है, तो क्या बोलते हैं, सीमेन बोलते हैं। तो सीमेन और यूरिन दोनों का ये क्या है, कॉमन पैसेज है। ठीक है, और लीडिंग सेल क्या करता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सेक्रेट करता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन वो हार्मोन है जो मेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं, या जो सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं उनको जो है कंट्रोल करने का काम करता है। तो अभी हम लोग ये बात करेंगे कि स्पर्म का फॉर्मेशन कैसे होता है, हाउ डज द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म टेक्स प्लेस। ये बात समझ गए कि मेल जर्म सेल, सर्टोली सेल, लीडिंग सेल, तीनों का क्या काम होता है वो समझे। बताओ इसमें से कौन कौन सेल साथ में पाए जाते हैं, तो 2 सेल, कौन कौन, एक होता है मेल जर्म सेल और एक कौन होता है, सर्टोली सेल। और जो लीडिंग सेल है ये साथ में नहीं होता है, ये अलग पाया जाता है। मेल जर्म सेल का काम क्या है, स्पर्म फॉर्मेशन करना। सर्टोली सेल का काम क्या है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। लीडिंग सेल का काम क्या है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सेक्रेट करना। चलो अब हम लोग पढ़ रहे हैं कि स्पर्मेटोजेनेसिस जो होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब कि स्पर्म का फॉर्मेशन वो कैसे होता है उसी के बारे में पढ़ रहे हैं। देखो सबसे पहले क्या होता है कि एट द एज ऑफ प्यूबर्टी, प्यूबर्टी कब होता है, मेल के केस में 12 to 13 ईयर्स। तो एज ऑफ प्यूबर्टी जो मेल जर्म सेल है, जो मेल जर्म सेल है उसमें होता है माइटोसिस डिवीजन। माइटोसिस होने के बाद सेल्स बनते हैं, उन सेल्स को बोलते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्या बोलते हैं उनको, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अभी जो प्राइमरी बताओ, अगर ये सेल कैसे हैं 2n, ये सेल भी कैसे होंगे 2n, क्योंकि माइटोसिस में जो नंबर ऑफ सेल आधा नहीं होता है, इक्वल रहता है। उसके बाद जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है इसमें होता है मियोसिस 1, इसमें क्या होता है मियोसिस 1, और तब बनते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। क्या बनता है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ये कैसा हो जाएगा n, मियोसिस 1 होने के बाद तो क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएगा ना, इसमें 2n है, इसमें n हो जाएगा। उसके बाद सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है, इसमें होगा मियोसिस 2। मियोसिस 1 के बाद क्या होता है, मियोसिस 2 होता है। पता है ना, माइटोसिस एक स्टेज में होता है, मियोसिस 2 स्टेज में होता है। तो मियोसिस 2 होने के बाद यहाँ पर देखो, ये मान लो कि एक सेल थे, तो यहाँ से एक सेल ये बना। अब एक सेल से ये कितना सेल बना, 2 सेल, फिर ये कितने सेल बनेंगे, 4 सेल, और इनको बोलते हैं स्पर्मेटिड्स। क्या बोलते हैं इनको, स्पर्मेटिड्स। अब ये जो स्पर्मेटिड्स हैं यही डिफरेंशिएट होकर, यही क्या होकर, डिफरेंशिएट होकर क्या फॉर्म करेंगे, स्पर्म फॉर्म करेंगे। स्पर्मेटिड्स जो है डिफरेंशिएट होकर क्या फॉर्म करेंगे, स्पर्म फॉर्म करेंगे। अब ये स्पर्म जो है जाकर, ठीक है, जो सर्टोली सेल है, जो सर्टोली सेल है उसमें जाकर इम्बेड हो जाएगा, उसमें जाकर मतलब धंस जाएगा, इम्बेडेड, धंस गया। धंसने के बाद इसको यहाँ से क्या मिलेगा, न्यूट्रिशन मिलेगा, क्योंकि सर्टोली सेल का काम क्या होता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। तो इसको ये न्यूट्रिशन देगा। न्यूट्रिशन देने के बाद क्या होगा कि यहाँ से ये रिलीज हो जाएगा, फ्री हो जाएगा।
ठीक है। तो यहाँ से ये फ्री हो गया और जाकर अपना फिर यहाँ से जो फ्री होने का जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं एस्पर्मिएशन। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एस्पर्मिएशन। एस्पर्मिएशन क्या है? तो सर्टोली सेल से स्पर्म का जो फ्री होने का प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं? एस्पर्मिएशन बोलते हैं। तो ठीक है, इसमें क्या क्या देखें कि पहले मेल जर्म सेल था, उसमें कौन डिवीजन हुआ? माइटोसिस। क्या बना? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। उसमें क्या हुआ? म्यूसिस 1। उससे क्या बना? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। उसमें क्या हुआ? म्यूसिस 2। उससे क्या बना? स्पर्मेटिड्स। स्पर्मेटिड्स डिफ्रेंशिएट होकर क्या बनाए? स्पर्म। स्पर्म जाकर सर्टोली सेल में इम्बेडेड हो गया और फिर वो जो है वहाँ से जो फ्री होगा उसी को क्या बोलेंगे? एस्पर्मिएशन बोलेंगे, एस्पर्मिएशन। तो यहाँ पर जो है स्पर्मेटोजेनेसिस भी कंप्लीट होता है। अब हम ये देखेंगे कौन कौन से हार्मोन्स जो हैं वो इस प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं, तो वो हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहेगा, इसको रिवाइज करते रहिएगा ताकि नेक्स्ट क्लास में हम लोग हार्मोन्स देखेंगे और फिर हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक है हमारा उसके बारे में जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके बारे में पढ़ेंगे। चलो ठीक है, पढ़ाई करते रहो। थैंक यू।